तो आज के इस डीप डाइव में हमारा लक्ष्य इसी अदृश्य लेकिन जीवनदायी ताकत यानी वायुमंडल को पूरी तरह से डिकोड करना है। और आज हमारे पास जो स्रोत है वो बहुत ही शानदार है। हाँ, आज हम NCERT भूगोल कक्षा 7 के अध्याय 4 वायु इसके क्विक रिवीजन नोट्स का गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं। ये नोट्स भले ही बोर्ड परीक्षा स्तर के छात्रों के लिए हों, लेकिन इनमें छिपी जानकारी इतनी गहरी है कि यह हमारे रोजमर्रा के पर्यावरण को देखने का नजरिया ही बदल सकती है। बिल्कुल, हमारा लक्ष्य है कि PDF में जितना भी कंटेंट है, हर एक पेज, हर एक लाइन, उसे बिल्कुल उसी क्रम में पढ़ें और डिकोड करें। कोई लाइन छोड़नी नहीं है। तो चलिए PDF का पहला पेज खोलते हैं। इसमें सबसे पहले वायुमंडल और उसका संगठन यानी कॉम्पोजिशन की बात की गई है। मैं यहाँ जो पहली लाइन लिखी है उसे बिल्कुल वैसे ही पढ़ती हूँ। लिखा है, पृथ्वी चारों ओर से वायु की एक घनी चादर से घिरी है जिसे वायुमंडल कहते हैं। और अगर इसे आसान भाषा में समझें तो इसका सीधा सा मतलब है कि पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखने पर ये जो हवा है ये कोई खाली जगह नहीं है। ये एक वास्तविक भौतिक सुरक्षा कवच है जिसने पूरी पृथ्वी को लपेटा हुआ है। ये बहुत अहम पॉइंट है। और फिर नोट की अगली लाइन में इसके 3 मुख्य काम बताए गए हैं। लिखा है कि ये हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है, सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाता है और तापमान को रहने योग्य बनाता है। देखिए, पहला काम तो सबको पता है कि सांस लेने के लिए हवा चाहिए, लेकिन ये जो दूसरा काम है ना, एक ढाल का, ये बहुत जरूरी है। अगर ये ढाल न हो तो सूरज की UV किरणें सचमुच धरती पर जीवन को झुलसा देंगे। अरे बाप रे, मतलब हम सच में जल जाएंगे। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि कैसे पृथ्वी एक नीले सुरक्षा कवच के अंदर है और सूरज की हानिकारक किरणें उससे टकराकर वापस लौट रही हैं। इसे देखकर समझ आता है कि ये कितना जरूरी है। बिल्कुल। और इसका जो तीसरा काम है, तापमान को नियंत्रित करना, ये एक विशाल थर्मोस्टेट की तरह काम करता है। मतलब सोचिए, अगर ये हवा की चादर न हो तो दिन में हम गर्मी से जल जाएंगे और रात में जब सूरज नहीं होगा तो धरती की सारी गर्मी अंतरिक्ष में लौट जाएगी। रातें बर्फ की तरह जम जाएंगी। ये तो बहुत डरावना है। खैर, नोट्स में आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पाई चार्ट दिया गया है। मैं इसके आंकड़े पढ़ती हूँ। इसमें गैसों का प्रतिशत है, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और अन्य गैसें या धूल के कण 0.04% है। तो ये जो चार्ट है ना, ये हमारी एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करता है। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। हम हमेशा यही सुनते हैं कि सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस से इसे बनाते हैं। तो मुझे लगता था कि ऑक्सीजन ही सबसे ज्यादा होगी। यही तो बात है, ऑक्सीजन सिर्फ 21% है। जो गैस सबसे ज्यादा मात्रा में है, पूरे 78%, वो नाइट्रोजन है। तो इतनी ज्यादा नाइट्रोजन का काम क्या है? मतलब हम तो इसे सांस लेने में सीधे इस्तेमाल नहीं करते ना? देखिए, इसका जवाब इस लाइन में छिपा है जहां लिखा है कि नाइट्रोजन पौधों के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। भले ही मनुष्य इसका सीधा इस्तेमाल ना करें, लेकिन धरती पर जो हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, उनका पूरा वजूद इसी नाइट्रोजन पर टिका है। और जब पौधे फलते फूलते हैं तभी तो ऑक्सीजन बनती है। अच्छा, तो ये एक पूरा इकोसिस्टम है जो बैलेंस बनाकर चलता है। बिल्कुल। अब बात करते हैं उस गैस की जो सिर्फ 0.03% है, लेकिन आज सबसे ज्यादा चर्चा में है, कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, स्रोत में इसका जो वर्णन है वो इसके दोहरे चरित्र को दिखाता है। नोट्स में लिखा है, मैं लाइन पढ़ती हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी से निकलने वाली ऊष्मा को रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। इसे ऐसे समझिए कि ये प्राकृतिक रूप से एक वरदान है। जब सूरज की गर्मी धरती पर आती है और वापस अंतरिक्ष में जाने लगती है तो कार्बन डाइऑक्साइड उसे रोक लेती है। इसी से हमारी धरती का तापमान आरामदायक बना रहता है। मैं इसे एक हल्के कंबल की तरह देखती हूँ। जैसे हल्की ठंड में एक पतला कंबल शरीर की गर्मी को रोककर हमें आराम देता है। बहुत सही उदाहरण है। लेकिन नोट्स में आगे एक चेतावनी भी दी गई है। लिखा है कि जब कारखानों और वाहनों के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है तो भूमंडलीय तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग होती है। हाँ, मतलब अगर कोई आपके ऊपर 1 की जगह
5 भारी रजाइयां डाल दे तो क्या होगा? अब गर्मी से उबलने लगेंगे। बिल्कुल यही धरती के साथ हो रहा है। वो 0.03% का नाजुक संतुलन बिगड़ रहा है और इसका नतीजा बर्फ पिघलना, समुद्र का जल स्तर बढ़ना और जलवायु परिवर्तन। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि एक तरफ प्राकृतिक रूप से पृथ्वी कैसे गर्म रहती है और दूसरी तरफ ग्लोबल वार्मिंग वाले हिस्से में फैक्ट्रियों के धुएं और बढ़ते तापमान के कारण अखबारों की हेडलाइंस छपी हैं। ये बहुत प्रभावशाली तरीके से समझाया गया है। तो अब तक हमने गैसों का मिश्रण देखा। अब चलिए पीडीएफ के अगले पेज पर चलते हैं। यहाँ वायुमंडल की परतें शीर्षक दिया गया है। बहुमंजिला इमारत की तरह लग रहा है। बिल्कुल। तो पहली मंजिल यानी सबसे निचली परत जो जमीन से जुड़ी है उसे क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर कहते हैं। नोट्स में इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर बताई गई है। और आगे लिखा है कि ये सबसे महत्वपूर्ण परत है क्योंकि हम इसी में सांस लेते हैं और मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा, ओलावृष्टि इसी परत के अंदर होती हैं। इसका मतलब है कि मौसम की जितनी भी हलचल या उथल-पुथल हम रोज देखते हैं वो सब इसी 13 किलोमीटर के हिस्से में हो रही है। अच्छा, फिर इसके ऊपर दूसरी परत है समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर। नोट्स कहते हैं कि ये 50 किलोमीटर तक फैली है और बादलों और मौसम से लगभग पूरी तरह मुक्त होती है। और यही बात इसे बहुत खास बनाती है। देखिए, चूंकि यहाँ कोई मौसम की उथल-पुथल या तूफान नहीं होते, इसलिए ये हवाई जहाज उड़ाने के लिए एकदम आदर्श जगह है। हाँ, इसीलिए तो पायलट बादलों के ऊपर जहाज ले जाते हैं ताकि उड़ान शांत रहे। और इसी परत में एक और बहुत जरूरी चीज लिखी है। इसमें ओजोन गैस की परत होती है जो सूरज की हानिकारक किरणों से बचाती है। बिल्कुल। अब आते हैं तीसरी परत पर, मध्यमंडल या मीजोस्फीयर। ये 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। इस परत के बारे में जो लाइन है वो बहुत दिलचस्प है। लिखा है कि अंतरिक्ष से आने वाले उल्का पिंड इस परत में जल जाते हैं। मतलब जो उल्का पिंड जिन्हें हम टूटता तारा भी कहते हैं वो यहाँ आकर राख हो जाते हैं। सोचिए, अंतरिक्ष तो निर्वात है, वहां हवा नहीं है, तो पत्थर आराम से गिरते हैं। लेकिन जैसे ही वे इस मध्यमंडल की हवा से टकराते हैं, घर्षण यानी फ्रिक्शन से इतनी गर्मी पैदा होती है कि वो जल उठते हैं। अरे वाह, अगर ये परत ना हो तो धरती पर रोज पत्थरों की बारिश हो। खैर, अब चौथी परत है बाह्य वायुमंडल यानी थर्मोस्फीयर। नोट्स में लिखा है कि यहाँ ऊंचाई के साथ तापमान बहुत तेजी से बढ़ता है और इसमें आयन मंडल होता है जो रेडियो संचार के लिए उपयोगी है। ये बहुत ही जादुई प्रक्रिया है। देखिए, जब पृथ्वी से रेडियो तरंगे भेजी जाती हैं तो ये आयन मंडल एक दर्पण की तरह काम करता है। वो उन तरंगों को अंतरिक्ष में खोने नहीं देता, बल्कि टकराकर वापस पृथ्वी पर भेज देता है। इसका मतलब है कि एक अदृश्य गैस की परत हमारी धरती के रेडियो सिग्नल्स को रिफ्लेक्ट कर रही है। ये सच में हैरान करने वाला है ना? और फिर आती है आखिरी और पांचवी परत, बहिर्मंडल यानी एक्सोस्फीयर। हाँ, इसके लिए सिर्फ एक लाइन है कि ये सबसे ऊपरी पतली परत है और हीलियम और हाइड्रोजन जैसी हल्की गैसें यहाँ से अंतरिक्ष में तैरती है। इसका मतलब है कि यहाँ हवा इतनी विरल है, इतनी कम है कि वो धीरे धीरे अंतरिक्ष के अनंत विस्तार में ही मिल जाती है। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि क्षोभ मंडल में पहाड़ और बादल है, समताप मंडल में एक हवाई जहाज उड़ रहा है और मध्य मंडल में एक उल्का पिंड आग के गोले की तरह गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। ये डायग्राम पूरे कॉन्सेप्ट को एकदम साफ कर देता है। बिल्कुल। अब चूंकि हमने सबसे निचली परत क्षोभ मंडल में मौसम की हलचल की बात की थी, तो पीडीएफ का अगला हिस्सा इसी पर है, मौसम और जलवायु। हाँ, अक्सर लोग इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं। मैं नोट से इनकी परिभाषा पढ़ती हूँ। लिखा है, मौसम वायुमंडल की घंटे घंटे और दिन प्रतिदिन की स्थिति है, जबकि जलवायु के लिए लिखा है, लंबे समय में किसी स्थान का औसत मौसम वहाँ की जलवायु कहलाता है। इसे ऐसे समझिए कि मौसम बहुत नाटकीय हो सकता है। जैसे अभी तेज धूप है और कुछ घंटे बाद अचानक घने बादल आए और मूसलाधार बारिश होने लगे, वो मौसम है। अच्छा। लेकिन जलवायु एक लंबा पैटर्न है। जैसे हम कहते हैं कि भारत की जलवायु मानसूनी है। तो मतलब जलवायु ये तय करती है कि हमें अपनी अलमारी में कैसे कपड़े रखने हैं, और मौसम ये तय करता है कि आज घर से निकलते वक्त क्या पहनना है या छाता ले जाना है या नहीं। अरे वाह, क्या बेहतरीन उदाहरण दिया आपने। बिल्कुल यही बात है। अब इसी से जुड़ा है तापमान और आतापन।
हाँ, यहाँ तापमान की बहुत सरल परिभाषा दी गई है। हवा में मौजूद ताप और शीतलता का परिमाण ही तापमान है। और आतपन यानी इंसुलेशन के लिए लिखा है कि यह सूर्य से आने वाली ऊर्जा है जिसे पृथ्वी रोक लेती है। और यहाँ भूगोल का एक बहुत जरूरी नियम आता है, ध्यान से सुनिए। आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर से ध्रुवों यानी पोल्स की ओर लगातार घटती जाती है। मतलब भूमध्य रेखा पर सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं तो वहां बहुत गर्मी होती है, और जैसे जैसे हम उत्तर या दक्षिण ध्रुव की तरफ जाते हैं ऊर्जा कम पहुंचती है। बिल्कुल, इसीलिए तो ध्रुव हमेशा बर्फ की मोटी चादर से ढके रहते हैं। वहां सूरज की इतनी गर्मी पहुंच ही नहीं पाती कि बर्फ पिघल सके। लेकिन गर्मी की बात करें तो नोट्स में एक बड़ा दिलचस्प सवाल है। लिखा है, गांव की अपेक्षा नगरों का तापमान अधिक क्यों होता है? ये बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। इसका जवाब हमारे शहरों के आर्किटेक्चर में छिपा है। हाँ, मैं पढ़ती हूँ। नोट्स में कारण दिया है कि दिन में पक्की सड़कें जिनमें कंक्रीट और धातु का इस्तेमाल होता है वो गर्म हो जाती हैं, और नगर के ऊंचे भवन गर्म हवा को रोक लेते हैं। देखिए, इसे ट्रैप्ड हीट कहते हैं। शहरों में जो पक्की सड़कें हैं वो दिन भर सूरज की गर्मी सोखती हैं, और जो ऊंची इमारतें हैं वो हवा के रास्ते में एक दीवार बन जाती हैं। मतलब प्राकृतिक हवा आर पार बही नहीं पाती। हाँ, और आगे लिखा है कि रात में ये ऊष्मा मुक्त होती है जिससे रातें भी गर्म रहती हैं। यही कारण है कि गांव में जहां खुले मैदान और पेड़ हैं वहां रातें सुहावनी होती हैं, लेकिन शहर कंक्रीट के ओवन बन जाते हैं। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि एक तरफ हरा भरा गांव है जहाँ ठंडी हवा बह रही है, और दूसरी तरफ एक कंक्रीट का शहर है जहाँ से लाल रंग के तीरों के जरिए गर्मी को बाहर निकलते हुए दिखाया गया है। इंसान ने अनजाने में अपने ही लिए गर्मी का एक जाल बुन दिया है। सच कहा आपने। खैर, अब पीडीएफ के अगले हिस्से पर आते हैं, मौसम को मापने वाले उपकरण और वायु दाब। हाँ, यहाँ 4 उपकरणों के नाम और उनके काम लिखे हैं। पहला है तापमापी यानी थर्मोमीटर, जो तापमान मापता है, और यहाँ ब्रैकेट में लिखा है कि इसे डिग्री सेल्सियस में मापते हैं। जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है और 100 डिग्री पर उबलता है। बिल्कुल। दूसरा है वायु दाब मापी यानी बैरोमीटर, जो हवा का दबाव मापता है। तीसरा वर्षा मापी या रेन गेज, जो बारिश की मात्रा मापता है। और चौथा है वात दिग्दर्शी या विंड वेन, जो पवन की दिशा बताता है। इनमें से जो वायु दाब मापी है ना, वो सबसे दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। हाँ, मैं वायु दाब की परिभाषा पढ़ती हूँ। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। मतलब हवा का वजन हम पर दबाव डाल रहा है। बिल्कुल, हमारे सिर के ऊपर हवा का कई किलोमीटर लंबा एक भारी स्तंभ है, लेकिन हमें ये भारीपन महसूस क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारा शरीर भी अंदर से बाहर की ओर एक विपरीत दबाव डालता है, जो इस बाहरी हवा के दबाव को संतुलित कर देता है। अच्छा, तो यहीं पर आता है वो रहस्य जो हमने शुरुआत में पूछा था। नोट्स में एक क्या आप जानते हैं वाला फैक्ट बॉक्स है। मैं इसे पूरा पढ़ती हूँ। चांद पर वायु नहीं है, इसलिए वायु दाब भी नहीं है। अंतरिक्ष यात्री चांद पर हवा से भरे विशेष स्पेस सूट पहनते हैं। यदि वे इसे न पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर की रक्त शिराएं फट सकती हैं और वे रक्तस्रावित हो सकते हैं। सोचिए, क्योंकि चांद पर बाहर से कोई हवा का दबाव नहीं है, तो शरीर के अंदर का उच्च दबाव बाहर निकलना चाहेगा। अरे बाप रे, मतलब नसें फट जाएंगी और खून बहने लगेगा। यहाँ चित्र में एक अंतरिक्ष यात्री को चांद पर अपने भारी स्पेस सूट में दिखाया गया है, जो हमें याद दिलाता है कि हमारे शरीर के अंदर का दबाव कितना शक्तिशाली है। बिल्कुल, हवा के दबाव की ताकत बहुत ज्यादा है। और इसके नोट्स में 3 सुनहरे नियम भी दिए गए हैं। पहला नियम है, वायु दाब समुद्र स्तर पर सबसे अधिक होता है। हाँ, और दूसरा नियम लिखा है कि ऊंचाई पर जाने पर ये घटता है, इसीलिए पहाड़ों पर सांस लेने में दिक्कत होती है। और तीसरा नियम, जो सबसे अहम है, पवन का नियम है। लिखा है, वायु हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। इसे ऐसे समझिए कि प्रकृति हमेशा बैलेंस बनाना चाहती है। जहां हवा का दबाव बहुत ज्यादा यानी हाई प्रेशर होता है, वो तेजी से उस खाली जगह की तरफ भागती है जहां लो प्रेशर है। और जब हवा ऐसे भागती है ना, तो हम उसे पवन या विंड कहते हैं। और यहाँ नोट्स में पवन के 3 प्रकार भी बताए गए हैं। मैं पढ़ती हूँ। पहला, स्थायी पवनें, जो वर्ष भर एक ही दिशा में चलती हैं, जैसे व्यापारिक पवनें। दूसरा, मौसमी पवनें,
जो ऋतुओं के अनुसार दिशा बदलती हैं, जैसे मानसूनी पवनें। हाँ, जो भारत में बारिश लाती हैं। बिल्कुल। और तीसरा है स्थानीय पवनें, जो किसी छोटे क्षेत्र में चलती हैं, जैसे उत्तर भारत की गर्म लू। ये तो सामान्य पवनें हुई, लेकिन क्या हो जब उच्च दाब से हवा बहुत तेजी से निम्न दाब की तरफ भागे, तब जन्म होता है विनाशकारी चक्रवात का। हाँ, नोट्स में ओडिशा चक्रवात की एक पूरी केस स्टडी दी गई है। ये घटना 1999 की है, 17-18 अक्टूबर और फिर 29 अक्टूबर को। यहाँ लिखा है कि पवन का वेग 260 किलोमीटर प्रति घंटा तक था। 260 किलोमीटर प्रति घंटा? ये तो किसी रेसिंग कार की रफ्तार है। बिल्कुल। और लिखा है कि ऐसी तेज हवाएं 36 घंटे तक लगातार चलती रहीं। इसका परिणाम ये हुआ कि पेड़ों की जड़ें उखड़ गई, कच्चे घर नष्ट हो गए, और तो और ज्वारीय तरंगों से धान की खड़ी फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई। रसूलुल्लाह, जब वायुमंडल की ये गैसें क्रोधित होती हैं तो कितनी बड़ी तबाही ला सकती हैं। ये उसका एक बहुत भयानक उदाहरण है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि कैसे एक भयंकर चक्रवात के दौरान नारियल के पेड़ हवा से झुक गए हैं, घरों की छतें उड़ गई हैं और चारों तरफ पानी भर गया है। पानी से याद आया, जब तेज हवा के साथ वायुमंडल में पानी मिल जाता है तो वो मौसम का सबसे अहम हिस्सा तय करता है, यानी आर्द्रता और बारिश। पीडीएफ के आखिरी पेज पर यही टॉपिक है। हाँ, मैं पढ़ती हूँ। आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी परिभाषा है वायु में मौजूद जलवाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। और एक बहुत जरूरी बात लिखी है कि गर्म वायु में जलवाष्प धारण करने की क्षमता अधिक होती है। इसका मतलब है कि गर्म हवा ज्यादा पानी सोख सकती है। इसीलिए आर्द्र दिनों में जब नमी ज्यादा होती है, कपड़े सूखने में बहुत समय लगता है और पसीना भी आसानी से नहीं सूखता। मैं इसे एक स्पंज के उदाहरण से समझती हूँ। गर्म हवा एक बड़े स्पंज की तरह है जो ढेर सारा पानी पहले ही सोखे हुए हैं। अब क्योंकि स्पंज पहले से ही गीला है तो वो हमारा पसीना और नहीं सोख पाता, इसीलिए हवा हमें चिपचिपी लगती है। बहुत सही कहा। और इसी नमी से जुड़ा एक फैक्ट भी याद दिया है जेट विमानों के बारे में। हाँ, लिखा है कि जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफेद पथ छोड़ते हैं क्योंकि उनके इंजन से निकली नमी संघनित हो जाती है। देखिए, लोग अक्सर सोचते हैं कि वो धुआं है, लेकिन असल में ऊंचाई पर बहुत ठंड होती है, तो इंजन से जो नमी निकलती है वो तुरंत जम जाती है, यानी संघनित हो जाती है, और हमें एक सफेद लकीर दिखाई देती है। और संघनन का सबसे बड़ा रूप तो वर्षा ही है। नोट्स में वर्षा के 3 प्रकार बताए गए हैं। मैं तीनों पढ़ती हूँ। पहला है संवहनीय वर्षा, जिसमें गर्म वायु सीधे ऊपर उठती है। दूसरा है पर्वतीय वर्षा, जिसमें आर्द्र वायु पहाड़ से टकराकर ऊपर उठती है। और तीसरा है चक्रवाती वर्षा, जो ठंडी और गर्म वायु के आपस में टकराने से होती है। तो ये 3 अलग अलग तरीके हैं जिनसे बादल बनते हैं और बारिश होती है। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि कैसे बादलों से 3 अलग अलग तरीकों से बारिश हो रही है। कहीं हवा पहाड़ से टकरा रही है, तो कहीं गर्म और ठंडी हवा आपस में मिल रही हैं। और एक आखिरी लाइन भी लिखी है कि वर्षण के अन्य रूप हिम, सहिम वृष्टि और ओला है। मतलब पानी सिर्फ तरल रूप में नहीं गिरता। बिल्कुल, बर्फ या ओले भी उसी प्रक्रिया का हिस्सा हैं। तो इसी के साथ हमने इस पीडीएफ के हर एक पेज, हर एक हेडिंग को कवर कर लिया है। दोस्तों, हमारे पास एनसीईआरटी की साइंस की नोट्स क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक पूरी तरह उपलब्ध है। आप इन सभी पीडीएफ नोट्स का प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं और यह सभी सामग्री बहुत ही कम कीमत में प्रदान की जा रही है। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि लगभग सभी प्रतियोगी और स्कूल स्तर की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न एनसीईआरटी से ही आते हैं, इसलिए यह सामग्री आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। अगर आप ये एनसीईआरटी साइंस पीडीएफ लेना चाहते हैं तो अभी हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। व्हाट्सएप नंबर 7739541921 आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हम हमेशा आपके साथ हैं।